हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पोल साइंस का। शीत युद्ध का दौर। देखिए, शीत युद्ध जो एक सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जी सबको लगता था कि एक विश्व युद्ध होने वाला है, लेकिन वो जो स्थिति है वो धीरे धीरे करके संभल गई थी, युद्ध होने से बच गया था। ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि जो देश जीत गए थे, यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था तो उसके बाद दो पावरफुल कंट्रीज़ थी, एक तो सोवियत संघ और दूसरी जो है अमेरिका। अब जो अमेरिकी सैनिक हैं उन्होंने 23 फरवरी 1945 को आइवो जिमा यानी कि जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहरा दिया था। उनकी जीत वहाँ पर हो गई थी। और जो समाजवादी सोवियत गणराज्य थे, यानी कि जो सोवियत संघ है उसके जो सैनिक हैं उन्होंने 1945 में राइस टैंक बिल्डिंग यानी कि बर्लिन जर्मनी में जो है अपना झंडा फहरा दिया था, यानी कि उनकी जीत वहाँ पर हुई थी। तो ऐसे में दो बड़ी शक्तियाँ उभर कर सामने आई थी, कौन कौन सी? अमेरिका और सोवियत संघ। इसके बाद बात आती है क्यूबा का मिसाइल संकट। देखिए क्या था क्यूबा का मिसाइल संकट। 1961 में जो है सोवियत संघ के जो नेता थे उनको लग रहा था कि अमेरिकी साम्यवादी जो है वो क्यूबा पर आक्रमण कर देंगे और इस देश का जो राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो है उसका तख्ता पलट हो जाएगा, यानी कि उसकी जगह नया राष्ट्रपति बनेगा। क्यूबा जो है वो अमेरिका के तट से एक लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, आइलैंड कंट्री है क्यूबा। और क्यूबा जो है सोवियत संघ के साथ जुड़ा हुआ था और सोवियत संघ उसे अपनी कूटनीतिक और वित्तीय सहायता देता था और उसके बदले में जो है उससे सैनिक सहायता वगैरह लेता था। अब उन्होंने क्यूबा को एक सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया था। क्यों किया था? क्योंकि उनको लगता था कि जो क्यूबा है अगर वहाँ पर वो अपना सैनिक अड्डा बनाएंगे तो वहाँ से वो अमेरिका के ऊपर आसानी से आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। 1962 में ख्रुश्चेव ने क्यूबा में जो है परमाणु मिसाइलें तैनात करवा दी थी और इन हथियारों की तैनाती से पहले अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया था। नज़दीकी सीमा में क्यों आ गया था? क्योंकि जब अगर वो सोवियत संघ से किसी और पार्ट से अगर आक्रमण करते तो वो ज़्यादा दूर था, वहाँ से मिसाइल से उनके ऊपर अटैक करना जो इतना प्रभावशाली नहीं होता। लेकिन जब उन्होंने क्यूबा को एक सैनिक अड्डा बना दिया था और क्यूबा जो है अमेरिका के नज़दीक था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर आसानी से आक्रमण कर सकते थे। अब जो हथियार उन्होंने वहाँ पर तैनात किए थे उसकी वजह से वो किसी भी टाइम अमेरिका के जो मुख्य भूमि है उसके ऊपर आक्रमण कर सकते थे। क्यूबा में सोवियत संघ ने जो है परमाणु हथियार तैनात करने की जो भनक है वो अमेरिका को नहीं लगने दी बिल्कुल भी। अमेरिका को जो है 3 हफ्ते बाद पता चला कि क्यूबा के अंदर सोवियत संघ ने परमाणु हथियार जो है तैनात कर रखी हैं। जो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे और उनके जो सलाहकार थे वो भी जो है सोच रहे थे कि अगर इस तरीके से युद्ध होगा तो क्या होगा, बहुत बड़ा परिमाण जो है इसका बहुत बड़ा परिणाम जनता के सामने आएगा, क्योंकि जो परमाणु हथियार है उनका अगर यूज़ किया जाएगा तो बड़े पैमाने पर जो है लॉस होने वाला था। पूरी जो बिल्डिंग वगैरह हैं या फिर जो जन धन सबकी हानि जो है वो पूरी तरीके से होने वाली थी, क्योंकि जो मिसाइल क्राइसिस है उसकी वजह से जो बहुत बड़ा विस्फोट होता है और उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो सकती थी। लेकिन वो इस बात को लेकर जो है ये सोच रहे थे कि ख्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा लेंगे अगर वो उनसे जो है एक ऐसी सलाह मशवरा करते हैं। तो कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका के जो जंगी बेड़े हैं उनको आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले जो सोवियत जहाज़ हैं उनको रोका जाए। यानी इसके जवाब में अमेरिका ने भी कुछ कार्यवाही की और उन्होंने अमेरिकी जो जंगी बेड़े थे यानी कि जंग में जो शामिल होने वाले बेड़े थे उनको आदेश दिया कि वो सोवियत संघ के यानी कि क्यूबा की तरफ जाने वाले जो जहाज़ हैं उनको रोक लें। और इस तरीके से अमेरिका सोवियत संघ के मामले में अपने जो है गंभीरता दिखाना चाह रहा था। ऐसी स्थिति में पूरी तरीके से लग रहा था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा युद्ध होगा, लेकिन वो युद्ध नहीं हुआ और इसी स्थिति को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। ये जो क्यूबा मिसाइल संकट की स्थिति थी ये बहुत ही खतरनाक स्थिति जान पड़ती थी। ऐसा लगता था कि दोनों जो खेमे हैं, दोनों जो गुट हैं, उनके बीच में बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध होने वाला है, बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। लेकिन वो युद्ध नहीं हुआ था किसी तरीके से, जो युद्ध टल गया था, क्योंकि दोनों पक्ष थे उन्होंने आपस में फैसला कर लिया था। और जब उन्होंने फैसला कर लिया था तो क्या हो गया था, युद्ध की समाप्ति एक तरीके से हो गई थी, मतलब युद्ध होने से पहले ही रुक गया था, युद्ध नहीं हुआ था उनके बीच में। इसीलिए इसको शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट जो है वो शीत युद्ध का चरम बिंदु था, यानी कि उस टाइम पे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जस्ट युद्ध स्टार्ट होने वाला है।
शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा, यानी कि उनके बीच में तनाव बना रहा, आपस में कंपटीशन एक दूसरे से लगा हुआ था, लेकिन उनके बीच में युद्ध नहीं हुआ था। और ये जो तनाव और संघर्ष थे, इन्होंने युद्धों का रूप नहीं लिया और उनके बीच में जो है एक तरीके से समझौता हो गया था। इसके बाद देखिए, शीत युद्ध जो है वो जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन और शक्ति संतुलन का मामला नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ वो एक वास्तविक संघर्ष भी जारी करना चाहता था। अगर हम बात करते हैं शीत युद्ध की, तो शीत युद्ध है क्या? जो दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था, समकालीन विश्व राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था। सन 1945 में मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था, जो वर्ल्ड था वो दो गुटों में बट गया था, दो ग्रुप बन गए थे, एक तो मित्र राष्ट्र और दूसरा ध्रुवी राष्ट्र। जो मित्र राष्ट्र थे उसमें अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस थे, और जो ध्रुवी राष्ट्र थे उसमें जर्मनी, इटली और जापान थे। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 से 1945 तक चला था, और इस युद्ध में विश्व के सभी ताकतवर देश जो हैं वो शामिल थे। ये युद्ध जो है यूरोप के बाहर के इलाके में भी फैला, और जो दक्षिण पूर्व एशिया है, चीन है, बर्मा है, और भारत के कुछ हिस्सों तक भी पहुंचा था। इस युद्ध की वजह से बहुत ही ज़्यादा हानि हुई थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 1914 से 1918 के बीच में पहले एक विश्व युद्ध और हुआ था, जिसको कि प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो दूसरा विश्व युद्ध था वो काफ़ी भयानक था, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कंपैरिजन में। लेकिन जब दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी, तो शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, उनके ऊपर क्या कर दिया था? बॉम्ब गिरा दिया था। अब वो बॉम्ब गिराने की वजह से दोनों के दोनों शहर जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए थे। ये कब गिराए थे? 6 अगस्त को और 9 अगस्त को लगातार जो है हिरोशिमा और नागासाकी दोनों के ऊपर बम गिरा दिए थे। और उन जो बम गिराए थे उनका नाम क्या था? फैटमैन और जो है लिटिल बॉय। फैटमैन और लिटिल बॉय जो है दो लगातार जो जापान के दो शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, उनके ऊपर गिराए गए थे। अब जब ये बम इन दो शहरों के ऊपर गिराए गए थे, तो दोनों के दोनों शहर जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे। तो परमाणु बम गिरने के बाद जापान इस सिचुएशन में नहीं था कि वो आगे युद्ध कर सके, तो जापान क्या है, आत्मसमर्पण करना चाहता था। और ऐसे में जब बम गिर गया था तो जो गैर जरूरी उनके लिए हो गया था। और आलोचक ये मानते हैं कि अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य क्या था? सोवियत संघ को एशिया और अन्य जगहों पर सैन्य और जो राजनीतिक लाभ वो उठाना चाहते थे उनसे रोकना। अब सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था अमेरिका कि जो अमेरिका है वो ही सबसे बड़ा ताकतवर देश है, यानी कि अमेरिका से ज़्यादा पावरफुल कंट्री कोई भी नहीं है। अगर कोई भी अमेरिका के अगेंस्ट जाता है तो उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद देखिए, जो शीत युद्ध के परिणाम निकले, शीत युद्ध होने से तो टल गया था, लेकिन फिर भी उसकी वजह से कुछ ऐसी सिचुएशंस सामने आई थी, जैसे कि हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पढ़ा था, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो विश्व था वो इस सिचुएशन में नहीं था कि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर को भी सह सके, इसीलिए जो शीत युद्ध था उसको जो है होने से रोका गया और कुछ संधियाँ कर ली गई। इसके बाद हम बात करते हैं जर्मनी और जापान की। जर्मनी और जापान जो है वो पहले ही हार चुके थे, और यूरोप और उसके अलावा जो देश बचे थे वो विश्व विध्वंस की मार झेल रहे थे, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसकी मार वो अब तक झेल रहे थे। अब सिर्फ दो पावरफुल कंट्रीज बची थी, अमेरिका और सोवियत संघ। इनके पास इतनी क्षमता थी कि ये विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सकते थे, यानी कि ये किसी भी देश को हरा सकते थे, इनके पास इतनी ज़्यादा पावर थी। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की जो होड़ थी वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, और यही शीत युद्ध का कारण बना था। शीत युद्ध शुरू होने से पीछे की समझ भी ये थी कि परमाणु बम से होने वाले जो विध्वंस हैं उनकी मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं थी, उनके मतलब वो उस मार को नहीं झेल सकते थे। अब देखिए, दोनों ही देश इतने पावरफुल थे कि उन दोनों के पास ही इतनी शक्तियाँ थी कि वो एक दूसरे को बिल्कुल ध्वस्त कर सकते थे।
अब जब दोनों के पास इतने ज़्यादा पावर हैं, इतने ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, इतने ज़्यादा क्षमता के कि वो एक दूसरे को बिल्कुल नष्ट कर सकते हैं, तो उनके बीच में युद्ध होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो एक दूसरे से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते। वो ये चाहते थे, अगर उनको पता था कि अगर वो युद्ध करते हैं तो उनका खुद का कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर वो दूसरे का लॉस करेंगे तो उनका भी उतना ही लॉस होगा। इसीलिए जो है इस युद्ध को रोक दिया गया था, मतलब इसकी शुरुआत नहीं हो पाई थी। परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों ही पक्षों का उतना ही नुकसान होता, ये बताना भी मुश्किल हो जाता, ये डिसाइड करना कि जीत किसकी हुई है, क्योंकि जब परमाणु जो हथियार है उनका अगर यूज़ किया जाता है तो दोनों का ही इक्वल नुकसान होता। और इसी स्थिति को क्या कहा जाता है? अपरोध, यानी कि रोक और संतुलन का तर्क कहा जाता है। यानी कि उनके बीच में जो संतुलन पैदा करने के लिए जो अवरोध उत्पन्न करना था वो अपने आप ही हो गया, क्योंकि दोनों देशों को, दोनों बड़े खेमों को ये अंदाज़ा हो गया था कि अगर मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर है तो सामने वाले देश के पास भी इतनी ज़्यादा पावर है कि वो हमारे देश को जो है पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। तो इसको क्या कहा जाता है? रोक और संतुलन का तर्क कहा जाता है। शीत युद्ध की प्रमुख जो सैन्य विशेषताएं हैं वो क्या थी कि इसमें दो महाशक्तियां और उनके अपने अपने गुट शामिल थे, यानी कि जो दूसरे पड़ोसी देश थे जो उनकी सहायता कर रहे थे वो शामिल थे दोनों महाशक्तियों के साथ। दोनों महाशक्तियां कौन थे? अमेरिका और सोवियत संघ। ये जो दोनों शक्तियाँ थी ये क्या थी? अलग अलग गुटों को अपने में बनाए हुए थे, अपने में शामिल किए हुए थे। अब इस टाइम पीरियड में जो दो महाशक्तियाँ थी उनके बीच युद्ध होना जो है संभावित लग रहा था, जब दो महाशक्तियाँ और उनकी अगुवाई वाले गुट, उनके बीच में पारस्परिक अपरोध का संबंध हो तो युद्ध लड़ना दोनों के लिए ही खतरनाक साबित होता है। इसीलिए उन दोनों देशों को क्या करना था? संयम से काम लेना था। अब नेक्स्ट टॉपिक है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। दुनिया को दो गुटों के बीच स्पष्ट रूप से जो है बट गया था पूरा विश्व जो है। ऐसे में किसी भी मुल्क के लिए एक रास्ता ये था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे, और दूसरा ऑप्शन क्या था कि वो दूसरी महाशक्ति या फिर उसके जो गुटों हैं उनके प्रभाव से बच सके। यानी कि या तो वो उनसे कोई रिलेशन ही ना रखे, बिल्कुल ही दूर रहे, या फिर उनके साथ मिल जाए। मतलब कोई भी उस टाइम पीरियड में कोई भी देश ऐसा नहीं बचा था जिसके अंदर इतनी पावर हो कि वो उनके अगेंस्ट जा सके। अब जितने भी देश बचे थे अमेरिका और सोवियत संघ के अलावा, उनके पास यही ऑप्शन थे कि वो या तो दोनों में से किसी एक पावरफुल देश के साथ मिल जाए, उनके गुट में शामिल हो जाए, या फिर उनसे डिस्टेंस बना कर रखे, उनसे किसी तरीके का भी रिलेशन ना रखे। अब अगर इन देशों के अपने जो पड़ोसी देश हैं उनमें आपस में भी होड़ लगी हुई थी कि जो महाशक्तियां हैं उनके नेतृत्व में गठबंधन की जो दुनिया है उसमें पूरा विश्व जो है दो खेमों में बंट जाने का खतरा पैदा हो गया था। और ये जो विभाजन है सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुआ था? यूरोप में शुरू हुआ था। और पश्चिमी यूरोप के जितने अधिकतर जो देश थे उन्होंने अमेरिका की साइड ली थी, जबकि पूर्वी यूरोप कहाँ पर शामिल था? सोवियत खेमे में शामिल हो गया था। इसीलिए ये खेमे पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहलाए। यानी कि कुछ देश ऐसे थे जो पूर्वी गठबंधन में शामिल हो गए थे, कुछ ऐसे थे जो पश्चिमी गठबंधन में शामिल हो गए थे। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया, और वो संगठन कौन सा था? नाटो। जो नाटो है उसकी स्थापना कब की गई थी? अप्रैल 1949 में की गई थी। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के नाम से इसको जाना जाता है। और इसमें कितने देश शामिल थे? 12 देश शामिल थे। अब देखिए आप ये जो मैप देख रहे हैं इसमें अच्छे से देख सकते हैं, ये जो येलो कलर है, येलो कलर से जो भी देश दिखाए गए हैं जैसे नॉर्वे है, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली, ये सब कौन से खेमे में शामिल है? नाटो में शामिल देश हैं। ये 12 देश जो हैं जिनको येलो कलर से दिखाया गया है ये नाटो में शामिल हैं। इसके अलावा जिनको रेड कलर से, जैसे रोमानिया है, हंगरी है, पोलैंड है, पूर्वी जर्मनी है, चेकोस्लोवाकिया है, सोवियत संघ है, ये सारे देश किस में शामिल थे? ये सभी देश जो है वार्सा पैक्ट के सदस्य थे। अब देखो जो मैंने अभी बताया था दो गठबंधन बने थे, पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन। पूर्वी गठबंधन जो था जो पश्चिमी गठबंधन था उनके बीच में एक संधि संगठन बना था, वो था नाटो। और जो पूर्वी गठबंधन था उनके बीच में एक संधि हुई थी जिसको वार्सा पैक्ट कहा जाता है। इसके अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो बहुत कम है, आप देख सकते हैं जो ग्रे कलर में, जैसे स्वीडन है, फिनलैंड है, आयरलैंड है, ये जो कंट्रीज़ हैं ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जो किसी भी खेमे में शामिल नहीं थी।
इसके बाद इन देशों को पहली दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश और तीसरी दुनिया के देशों के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप जो येलो कलर से देख रहे हैं वो पहली दुनिया के देशों में शामिल है। जो रेड कलर यानी कि मैक्सिमम एशिया है उसमें दूसरी दुनिया के देशों के नाम से उसको जाना जाता है। और जो ब्लैक कलर से तीसरी दुनिया के देश दिखाए गए हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है वो है अलग, उनको तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। अब देखिए ये जो संगठन बना था नाटो, इस संगठन ने एक घोषणा की थी कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप के ये जो देश हैं इनमें से वो एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे किसी के ऊपर भी, बल्कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो नाटो में शामिल हर एक देश क्या करेगा, एक दूसरे की मदद करेगा। और इसी तरीके से पूर्वी गठबंधन जो बना था उसको वार्सा संधि के नाम से जाना गया, ठीक है। और जो वार्सा संधि वाले देश थे उनकी अगुवाई सोवियत संघ ने की थी। और सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी, 1955 में हुई थी। और इसका मुख्य काम क्या था, नाटो में शामिल जो देश थे यूरोप में उनका मुकाबला करना, ठीक है। तो पूरा देश इस तरीके से दो खेमों में बट गया था, एक पूर्वी गठबंधन और एक पश्चिमी गठबंधन। पूर्वी गठबंधन के बीच वार्सा संधि हुई थी और जो पश्चिमी गठबंधन था उनके बीच नाटो जो है उनको नाटो के नाम से जाना गया था। शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का जो निर्धारण था वो महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता है। जैसे कि जो महाशक्तियाँ थी उनके बीच में आपस में तनाव बढ़ गया था, तो ऐसी सिचुएशन में हर एक देश जो है अपनी ताकत का पूरी तरह से प्रयोग कर रहा था। इसके बाद अमेरिका में दो अन्य गठबंधन बनाए गए थे, सीटो और सेंटो। सीटो जो है दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन था और सेंटो जो है केंद्रीय संधि संगठन था। इनके जवाब में सोवियत संघ और साम्यवादी चीन जो थी उसने भी अपने कुछ मसले थे उनके सुलझाने के लिए कुछ संगठन बनाए थे। और उसमें उन्होंने वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए थे, यानी कि उनको अपने गुट में शामिल कर लिया था। शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने दो गुटों के बीच बढ़ जाने का खतरा पैदा हो गया था। और ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन मसलन ब्रिटेन, फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए नए जितने भी देश थे उनके सामने ये समस्या थी कि उनकी आज़ादी जो है वो दोबारा से ना छिन जाए। अब गठबंधन में भेद पैदा हुए और बड़ी जल्दी उनमें दरार पड़ गई, यानी कि जो गठबंधन बनाए गए थे वो बहुत जल्दी ही टूटने की कगार पर आ गए थे, मतलब उनके बीच में दरारें पड़ गई थी। 1950 के दशक के उत्तरार्ध का मतलब होता है कि जो बाद का टाइम पीरियड होता है, और दशक होता है 10 साल का। 1950 का जो दशक था उसके लास्ट में सोवियत संघ से अनबन हो गई थी और 1969 में इन दोनों के बीच एक भूभाग के आधिपत्य को लेकर झगड़ा हो गया था, एक छोटा सा युद्ध हो गया था। और इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना कौन सी है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। अब ये जो आंदोलन था इसने जितने भी नए आज़ाद हुए देश थे उनको दो ध्रुवीय विषयों की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया, यानी कि वो उसमें शामिल ना हों ऐसा उनको मौका मिल गया था इसी की वजह से। अब देखिए जो परमाणु हथियार उनके पास थे जिसका वो यूज़ करके एक दूसरे को नष्ट कर सकते थे, और उसी की वजह से ये जो युद्ध है वो नहीं हो पाया था। जो छोटे से देश थे वो किन कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे ये हम पढ़ने वाले हैं। क्यों जो बड़ी शक्तियाँ थी उन्होंने छोटे छोटे देशों को अपने खेमे में शामिल किया था। तो सबसे पहले उनके पास महत्वपूर्ण संसाधन थे जैसे कि तेल और खनिज हैं। जिन देशों के पास शामिल थे उनको इसलिए शामिल कर लिया ताकि वो वहाँ से खनिज और तेल जो है वो प्राप्त कर सके। इसके अलावा वहाँ के जो भू क्षेत्र थे, जो महाशक्तियाँ थी वहाँ पर अपने हथियारों का और सेना का संचालन कर सकते थे। जैसे कि हमने अभी क्यूबा का एग्जाम्पल पढ़ा था। क्योंकि क्यूबा जो है वो अमेरिका के पास में था और सोवियत संघ जो है वहाँ से उस पर अमेरिका पे आसानी से हमला कर सकता था। तो इसलिए वो उनका जो भू क्षेत्र था उसको यूज कर सकते थे किसी भी सैनिक ठिकाना बनाने के लिए या फिर एक दूसरे की जासूसी करने के लिए भी उसको यूज कर सकते थे। इसके अलावा आर्थिक मदद भी उनसे मिलती थी। जो छोटे छोटे देश थे उन्होंने बड़े देशों को, जो पावरफुल कंट्रीज थी दो, अमेरिका और यूएसएसआर, यानी कि जो यूएसएसआर है वो बाद में बना, रूस और इसके अलावा आसपास के जो देश थे वो उसमें शामिल थे। उनकी मदद करने के लिए वो उनको सैनिक खर्च देते थे, मतलब थोड़े बहुत पैसे देते थे जिसके बदले में वो उनकी हेल्प करते थे। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से जो महाशक्तियाँ हैं उन्होंने छोटे छोटे देशों को अपने अंदर शामिल कर लिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है शीत युद्ध के दायरे। अब शीत युद्ध के जो दायरे हैं ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।